अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। बात की थी हमने किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बेसिकली जो है वो डिवीजन अगर हम करें तो इसको टोटल कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाता है? 3 पोर्शन में। एक इंटीरियर लॉब, एक पोस्टीरियर लॉब, एक मीडियन लॉब। थोड़ी उसके बाद अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे अगर ये 3 पार्ट्स हैं, सही है ना, मैंने यहाँ ये 3 पार्ट्स ड्रा किए हैं, इसको लेवल करके कौन जाएगा? ये 3 पार्ट्स हैं, अगर मैं इसको बात करूं कि ये इनको लेवल कौन करेगा, इन तीनों पार्ट्स को कौन आएगा? आप बस सही लेवल किया, सही किया लेवल। चलो नहीं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल एक हमने बात कर रहे थे, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। जिस हार्मोन का आप मुझे फंक्शन बताओ, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है? सर ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर। अब एक बात अच्छा देखो, याद रखना, ज्यादातर हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो कहाँ आते हैं? जो एंटीरियर लोब की तरफ आते हैं और एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या सीक्रेट करे? अपने हार्मोन सीक्रेट करे। तो उन हार्मोन्स के नाम के साथ ज्यादातर जो आता है, एक तो रिलीजिंग फैक्टर आता है, एक उनके नाम के साथ क्या आता है? रिलीजिंग फैक्टर, और एक आता है क्या? इनहिबिटरी फैक्टर। सही है ना? तो इसको सोमैटोस्टैटिन जो है ये भी क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर। सही है ना? एक रिलीजिंग फैक्टर था जो हाइपोथैलेमस से आ रहा था, और ये कौन सा फैक्टर है? ये है इनहिबिटरी फैक्टर। अच्छा, अब एक और चीज देखो, जो एंटीरियर लोब से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो एंटीरियर लोब से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं जाकर अक्सर, तो उनके नाम के साथ अक्सर जो है वो क्या आता है? स्टिमुलेटिंग आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही है ना? इसी तरीके से जो एंटी कॉर्टिकोट्रॉफी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनके साथ क्या आता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनके साथ अक्सर क्या आता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या फिर उनके नाम के साथ क्या आता है? ट्रोफिन आता है। ये चीजें आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। तो कल मैंने कितने हार्मोन बताए थे जो इंटीरियर लोब से सीक्रेट हो रहे थे? 6। उनमें से कुछ ज्यादातर हार्मोन वो थे जो दूसरे ग्लैंड्स को क्या कर रहे थे? जो दूसरे ग्लैंड्स को जो है वो रेगुलेट कर रहे थे। तो हमने बात कर ली थी एंटीरियर लोब की। आज हम जो बात करेंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सेकंड लोब की बात करेंगे, जो कौन सा लोब है? जो है मीडियन लोब। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, मीडियन लोब है क्या? इट्स अ लेयर ऑफ सेल between anterior lobe and posterior, between anterior lobe and posterior lobe. So for example, this is anterior lobe of pituitary gland, and this one is posterior lobe of pituitary gland. In between these two lobes, there is a
there is a layer of cell, this one. There is a layer of cell, and this layer of cell is called median lobe. This layer of cell is called median lobe. If you compare median lobe of human with other vertebrates, median lobe is not prominent. Is not prominent in human. आपको ह्यूमन के अंदर जो है ये मीडियन लोब इतनी प्रोमिनेंट दूसरे वर्टिब्रेट के मुकाबले में नजर नहीं आएगी। अगर आप दूसरे वर्टिब्रेट देखें तो दूसरे वर्टिब्रेट के अंदर ये प्रोमिनेंट नजर आएगी, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। अच्छा, अब इसका काम क्या है? जाहिर सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रीट करेगा ना। तो हम देखते हैं कि इस मीडियन लोब से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो इसकी सिक्रीशन की अगर हम बात करें कि मीडियन लोब से कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, तो इसमें जो सिक्रीशन होती है मीडियन लोब से, चल के तौर पे अगर मैं यहाँ मीडियन लोब लिखूं और मैं इसकी सिक्रीशंस बताऊं, एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है ये, और उस हार्मोन को हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? हम मिसाल के तौर पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया किसने? इसने मीडियन लोब ने क्या सिक्रीट कर दिया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको आप क्या कह सकते हो? MSHB कह सकते हो शॉर्टली। अच्छा, अब देखो इस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? इस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ये होता है, सबसे पहले तो याद रखो कि ये मेलानोसाइट जो सेल्स हैं, ये मेलानोसाइट सेल्स कहाँ होते हैं? ये मेलानोसाइट सेल्स हमारी स्किन में होते हैं, हमारे हेयर का जो फॉलिकल होता है उसकी बेस में ये मेलानोसाइट होते हैं। इवन हमारी आइज के जो आयरस है यहाँ पर भी जो है आइज में भी क्या है? मेलानोसाइट मौजूद है। इनका काम क्या होता है? मेलानोसाइट सेल्स का जो काम होता है वो काम होता है कि पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन। पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मेलानिन। और वो मेलानिन क्या देता है? वो मेलानिन देता है कलर। मेलानिन का काम क्या है कि हमारी स्किन को, हमारे हेयर को और हमारे आइज को क्या देता है? कलर देता है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों के स्किन के कलर, हेयर के कलर और आइज के कलर ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं? अगर जिन लोगों के जो है वो मतलब क्या है कि आइज का कलर ग्रीन होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा उनके हेयर का कलर ब्लैक नहीं होता, ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा ब्लॉन्ड किस्म का जो कलर होता है, जो लाइट ब्राउन सा जो कलर होता है वो उनका होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर जिनके स्किन का कलर भी अगर फेयर होता है तो उनका भी जो है वो या तो लाइट ब्राउन हेयर का कलर होता है या फिर क्या होता है? डार्क ब्राउन, लेकिन ब्लैक नहीं होता। मतलब इन तीनों जगहों पर अल्लाह ताला ने हमारे कलर का क्या रखा हुआ है? कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। मतलब आइज का कलर, स्किन का कलर और हेयर का कलर। और कलर देने का काम कौन कर रहा है? मेलानिन कर रहा है। और मेलानिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मेलानोसाइट सेल। अब देखो, अंग्रेज जो इंग्लिश लोग होते हैं उनका मेलानिन हमसे डिफरेंट है। इंग्लिश लोगों का मेलानिन हमसे डिफरेंट है, इसी वजह से उनके आइज का कलर, हेयर का कलर और स्किन का कलर हमसे डिफरेंट है। अफ्रीकन लोगों का मेलानिन हमसे डिफरेंट है, हमारा इन बिटवीन है। अफ्रीकन है, इंग्लिश के क्या है? हमारा इन बिटवीन है। अब बाद लोगों को मैंने ये भी देखा है, आपका अपना स्किन, आपकी जो हेयर का कलर है वो आपकी स्किन और आपके आइज के कलर के लिहाज से सही है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन आपका कॉम्बिनेशन बनाया है। कुछ लोगों को मुझे समझ नहीं आता, वो अपने कलर को डाई करवा लेते हैं, पता नहीं बालों को जो है ना। आप खुद बताएं, क्या वो अपना जो नेचुरल कलर होता है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिहाज से बनाया हुआ है। अब वो बज़ाहिर तो आप कह रहे होते हो कि आप इंग्लिश लोगों को देखकर उनकी तरह कर लेते हो, मगर वो आपका नेचुरल कलर नहीं होता। और सबको भी पता होता है कि आपका नेचुरल कलर नहीं है। जो आपका नेचुरल कलर है वही सबसे क्या है? स्किन का, हेयर का और आइज का, वही सबसे बेस्ट है। अच्छा, इधर देखो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम क्या करता है? चलो इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इसका एक ही फंक्शन है कि ये प्रोड्यूस करवाता है, स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को, या प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन फ्रॉम मेलानोसाइट्स इन स्किन एंड हेयर। हमारे स्किन और हेयर में, हमारे स्किन और हेयर में किस चीज को प्रोड्यूस करवाता है?
मेलानोसाइट से जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। जब आप धूप में होते हो तो मेलानिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। वो एज अ सन ब्लॉक का क्या करता है, काम करता है। अच्छा एक और बात याद रखो, मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है किसमें, इस प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीजेज इन प्रेग्नेंट विमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं अक्सर उनके पास पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन की जो स्किन होती है उस पर पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें भी मेलानिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मेलानिन जो होता है वो क्या होता है, फिर ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब उसकी रीजन क्या है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, अभी आपने सिर्फ यही जो है बात पॉइंट्स याद रखना। अच्छा एक और बात याद रखो, अब क्या होता है अगर मेलानोसाइट बहुत ज्यादा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा जिसको हम कहेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी, MSH इनहिबिटरी हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा MSH इनहिबिटरी हार्मोन या MSH इनहिबिटरी फैक्टर, जो कि बहुत ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेट MSH हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। सो इट वाज ऑल अबाउट मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर की तरफ आ जाए, लास्ट जो है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। If you talk about posterior lobe of pituitary gland, अगर हम बात करें posterior lobe of pituitary gland की, तो posterior lobe के हवाले से आपने एक तो बात ये याद रखनी है, it is not glandular by itself। ये posterior lobe किसी किस्म के हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करता, मतलब ग्लैंडुलर तो सेल्स हमारे जो है वो कोई ना कोई सिक्रीशन सिंथेसिस कर रहे हैं या कोई ना कोई सिक्रीशन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी कोई सिक्रीशन इसके अंदर जो है वो सिंथेसिस नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है इट इज नॉट ग्लैंडुलर बाय इटसेल्फ, और कहता है इट डजंट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, ये किसी हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करता। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर लोब में कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होती। सबसे अगर आप इन तीनों लोब्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कौन सी लोब में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एंटीरियर लोब। अच्छा इसके बाद ये ज्यादातर लार्जली मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, लार्जली मेड अप ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल। अब इधर देखो, ये आपको मैंने बताया था हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की फॉर एग्जांपल सेल बॉडीज हैं, और ये इनके एक्सोन हैं। ये इनके एक्सोन कहाँ आ रहे हैं, ये इनके एक्सोन आ रहे हैं किसके अंदर, पोस्टीरियर लोब में। तो कह रहा है कि पोस्टीरियर लोब में ज्यादातर क्या मौजूद होता है, जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल कैसे किसको कहते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो सिक्रीशन का काम करते हैं, दोज न्यूरॉन विच सिक्रीट हार्मोन दे आर कॉल्ड न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। और न्यूरो सिक्रीटरी सेल ब्रेन में कहाँ मौजूद है, ब्रेन के कौन से पार्ट में मौजूद है, हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है। लेकिन इनकी सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में है, इनकी सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इनके एक्सोन कहाँ है, एक्सोन है इनके हाइपोथैलेमस। आप कहोगे कि इनके एक्सोन हाइपोथैलेमस में, तो हम इनको एक्सोन के सेल्स भी तो कह सकते हैं ना, नहीं, जहां इनकी सेल बॉडी होगी वहां पर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है न्यूरो सिक्रीटरी सेल की वो कहाँ है, वो है हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस में क्या है, इसकी सेल बॉडी मौजूद है। अच्छा अब इसका काम क्या है, ये सिक्रीट नहीं करता कोई हार्मोन, सॉरी ये सिंथेसिस नहीं करता किसी हार्मोन को, लेकिन ये क्या करता है, स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स ऑफ, किसके हार्मोन्स को रिलीज करवाता है,
बेसिकली हाइपोथैलेमस के हार्मोन। और वो कौन से दो हार्मोन्स हैं जो मैंने आपको बताया था, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा था, ऑक्सीटोसिन। तो जब हाइपोथैलेमस एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाएगा तो वो यहाँ पर आकर अपने एक्सोन के टर्मिनल में आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। होगा तो एक्सोन के टर्मिनल में, लेकिन किस जगह पर स्टोर होगा, लोकेशन जो उसकी कहाँ होगी, वो होगी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पर आ जाएगा वो, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, मिसाल के तौर पे ये दूसरा न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, वो भी कहाँ पर आकर स्टोर होगा, वो भी पोस्टीरियर लोब के यहाँ पर एक्सोन में स्टोर होगा। और जब जरूरत होगी तो यहीं से क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर डायरेक्ट कहाँ रिलीज हो जाएगा, ब्लड में। और यहाँ से ऑक्सीटोसिन भी कहाँ रिलीज होगा, ब्लड के अंदर। तो चलिए पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। तो जो रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से हार्मोन, वो दो हैं। जो रिलीज हो रहे हैं हार्मोन वो दो हैं, स्टोर भी हो रहे हैं और उसके साथ क्या हो रहे हैं, यहीं से रिलीज। एक तो एडीएच हो गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब सबसे पहले तो देख लो किस स्टेट में रिलीज होगा। एडीएच हर वक्त तो नहीं, किस स्टेट में रिलीज होता है। जिन स्टेट में हमारे रिलीज होता है बॉडी की, वो दो स्टेट हैं। एक तो जो है वो किस स्टेट में रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन। जब आपको क्या होगी, डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी होगी। और दूसरा जब आपका ब्लड प्रेशर क्या है, लो है, लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज। अब वो मैं आपको बताता हूँ लो ब्लड प्रेशर इस वजह से होता है। इधर देखो, अब क्या होता है कि जब आप रोजे की हालत में होते हो या किसी ऐसी जगह पर हो जब आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई। मतलब आपकी ब्लड वेसल्स में क्या हो गई, पानी की कमी आ गई। पानी की क्या हो गई, कमी आ गई। जब पानी की कमी आ गई तो आपके ब्लड का ज्यादातर वॉल्यूम तो पानी से बना हुआ है ना। ब्लड का जो है वॉल्यूम ज्यादातर क्या बना हुआ है, पानी से। तो ब्लड का वॉल्यूम, जब पानी कम होगा तो ब्लड के वॉल्यूम भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। तो मतलब दो कंडीशन है जिनके अंदर जो है वो क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा। एक डिहाइड्रेशन में और दूसरा कौन सा, लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, जब डिहाइड्रेशन होगी तो किस तरीके से आपके बॉडी में किस तरीके से काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे आपको डिहाइड्रेशन है, पहले ही आपकी बॉडी में पानी कम है, पहले ही आपकी बॉडी में पानी कम है। और अगर आप यूरिनेट करते हो, अगर आप क्या करते हो, यूरिनेट करते हो, तो यूरिन के साथ भी तो सबसे ज्यादा हमारा वाटर पास होता है। हमारा वाटर किसके साथ पास होता है, यूरिन के साथ भी। तो अब ये काम क्या करते हैं, अब ये क्या काम करते हैं, ये एडीएच जो हार्मोन है, ये डिहाइड्रेशन जब होती है तब रिलीज होता है। अब देखो डिहाइड्रेशन में प्रॉब्लम क्या होता है, इधर देखो, डिहाइड्रेशन में आपकी बॉडी में पानी कम है। अगर आप इस कंडीशन में यूरिनेट ज्यादा करोगे तो बॉडी का ये भी पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एंटी जो डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेटिक हम किसको कहते हैं, यूरिन, लार्ज अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करना। डायूरेटिक आप अक्सर वो टेबलेट होती है जो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करवाती है, उनको क्या कहते हैं, डायूरेटिक। यूरिया से निकला है, यानी वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करवाएंगी, या यूरिन के अंदर वाटर जो है वो ज्यादा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये उसके एंटी काम करता है, ये आपकी यूरिन की प्रोडक्शन को क्या कराता है, कम कराता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, आप पर डे जो है वो 2 लीटर यूरिन पास करते हो एक दिन में। लेकिन अगर एडीएच हार्मोन ना हो आपके पास, ये एडीएच हार्मोन ना हो, तो आप कितना यूरिन पास करोगे, 2 लीटर। अफोर्ड कर सकते हैं 2 लीटर यूरिन, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पानी अपनी बॉडी से निकाल दें। तो अब क्या होता है, ये एडीएच करता क्या है, ये यूरिन आपको कैसे जो है वो ब्लड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है डिहाइड्रेशन के दौरान। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। पढ़ा हुआ है ना नेफ्रॉन का, जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था तो ये बात बताई थी ना कि जो डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल होता है और जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बना देता हूं या नेफ्रॉन,
ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ इनले, और ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। जब हमारा फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है यहाँ से, तो इस फिल्ट्रेट में से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा यहाँ से, और कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो क्या करेगी, आपका जो यहाँ से यूरिन पास हो रहा है, ये जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है, इससे बॉडी वाटर को दोबारा क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने का काम कौन करेगा, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। आपको पता है चाय जो होती है, चाय या कॉफी जो है वो आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देती है, तभी चाय और कॉफी पीने के बाद आप ज्यादा यूरिनेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये इसकी सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब आपका एडीएच कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी से जो है वो यूरिन के साथ वाटर क्या होगा, ज्यादा पास आउट। अगर वाटर को पास आउट करना होगा ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारी बॉडी, हमारे पास क्या है मैकेनिज्म, कि वो वाटर किसके साथ पास होगा, यूरिन के साथ आपकी बॉडी से पास हो जाए। अच्छा, अब देखो, अगर एडीएच आपकी बॉडी में कम हो जाता है, एडीएच की अगर क्या होती है, अंडर सिक्रीशन होती है। एडीएच अगर कम सिक्रीट हो, मतलब अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो, इसकी अंडर सिक्रीशन से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, इसका जो है वो काम क्या है, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी आपका जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट। क्यों डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यूरिन के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा था, एडीएच। अभी एडीएच है ही या कम हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका जितना भी वाटर है, ज्यादातर आपका जो वाटर होगा वो यूरिन के साथ क्या हो जाएगा, पास आउट होगा। तो यूरिन जो है वो आप ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और कैसा होगा, वो डाइल्यूट यूरिन होगा। जब आपका बॉडी का वाटर यूरिन के साथ पास आउट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से फिर आपको क्या होगी, प्यास भी लगेगी, परसिस्टेंट थर्स्ट, मुसलसल आपको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। अब अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, इन दो कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाए और बताएं ये दो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी डिजीज के सिम्टम्स हैं, कौन सी एंडोक्राइन डिजीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ये कौन सा है, ये डायबिटीज इंसिपिडस। इसको आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना है, डायबिटीज मेलाइटस, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से होता है। तो ये अगर अंडर सिक्रीशन हो, अगर अंडर सिक्रीशन हो तो एबनॉर्मलिटीज किस में आ जाएंगी, एबनॉर्मलिटीज इन किडनी फंक्शन। भाई अगर ओवर सिक्रीशन हो, अंडर सिक्रीशन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इसका अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। आप खुद बताओ, जब किडनी से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। यस, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है किडनी स्टोन बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका बहुत ज्यादा सिक्रीट होना भी नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए, और बहुत कम सिक्रीट होना भी नुकसानदेह हो सकता है। और इसकी सिक्रीशन को जो रेगुलेट रखता है वो कौन रखेगा, हाइपोथैलेमस। सही है ना ज्यादा होने देता है ना कम। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, अगर आप हेल्दी हो, आपका होम्योस्टेसिस सही काम कर रहा है, तो क्या होगा, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में क्या रहेंगे, नॉर्मल। तो ये हमने बात किसकी कर ली, एडीएच। अब एक और, अच्छा, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को हाई कैसे करता है। आपको एक बात पता है कि एडीएच का दूसरा जो नाम है वो वैसोप्रेसिन भी है। यस, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं ना। वैसो का मतलब वेसल्स, और प्रेसिन का मतलब क्या हो गया, प्रेस हो जाए। अब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कैसे दोबारा बढ़ाएगा, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। एक और भी ये काम करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन, देखो वेजो डायलेशन होगी तो आपकी स्किन की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा, आपको ज्यादा पसीना आएगा और आपकी स्किन से वाटर ज्यादा निकलेगा। और वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो स्किन की तरफ ब्लड कम जाएगा और पसीने से वाटर भी जो है वो क्या होगा, कम निकलेगा। तो इसका तो काम किसी भी तरीके से बॉडी में वाटर को क्या करना है, वाटर को स्टोर करना है या वाटर को जाया होने से बचाना है। तो एडीएच जो है वो, एडीएच को वैसोप्रेसिन क्यों कह रहा है, क्योंकि ये वेसल्स को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कराता है। और जब वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। जो दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जो स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब में और रिलीज भी कहां से होता है, पोस्टीरियर लोब में। अच्छा, अब देखो, अब देखते हैं कौन सी स्टेट है वो, कौन सी कंडीशन है जब ऑक्सीटोसिन जो है वो
रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है दो कंडीशन में रिलीज होता है। जिन कंडीशन में ये रिलीज होता है, एक तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के दौरान रिलीज होता है, और दूसरा इन नर्सिंग वुमेन। नर्सिंग वुमेन कहते हैं जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, जो फीमेल्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनमें। नर्सिंग वुमेन से मतलब समझ लेना कि नर्सिस के अंदर होता है ये नर्सिंग वुमेन। इन नर्सिंग वुमेन का मतलब ये है कि ये जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनके अंदर। अच्छा, चाइल्ड बर्थ में इसका काम क्या है? चाइल्ड बर्थ में इसका फंक्शन होता है लेबर कंट्रैक्शन। लेबर कंट्रैक्शन, चाइल्ड बर्थ में क्या काम करेगा? लेबर कंट्रैक्शन। अब क्या है ये लेबर कंट्रैक्शन, मैं आपको बता देता हूं। लेबर कंट्रैक्शन का मतलब ये है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। देखो, फीमेल की बॉडी में बेबी की डेवलपमेंट होती है यूट्रस में। मिसाल के तौर पे ये बेबी है, इसकी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? ये यूट्रस में। अब जब बेबी की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है तो ये यूट्रस की वॉल है, और हमें पता है कि यूट्रस की वॉल स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। यहाँ पर कौन से मसल्स हैं? ये स्मूथ मसल्स। डिलीवरी के टाइम जब करीब आता है तो वेव्स में थोड़े थोड़े करके क्या रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जब यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये फीटस जो होता है ये जो है क्या हो जाएगा? बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो मतलब ये किस चीज में हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन नॉर्मल डिलीवरी में जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर रहा है? लेबर कंट्रैक्शन कराता है। लेबर कंट्रैक्शन किसको कह रहे हैं? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के स्मूथ मसल्स को क्या कराता है? कंट्रैक्ट कराता है, ताकि नॉर्मली बेबी क्या हो सके? डिलीवर हो सके। अच्छा, अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो जाए चाइल्ड बर्थ के दौरान, अगर हम बात करें चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो जाए, इसकी ओवर सीक्रेशन अगर हो, इसकी ओवर सीक्रेशन रप्चर यूट्राइन वॉल। अगर ये देखो यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, यूट्रस की वॉल है ना, इसको क्या करा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। ज्यादा सीक्रेट होगा तो यूट्रस की वॉल रप्चर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? रप्चर भी हो सकती है। और अगर अंडर सीक्रेशन है इसकी तो प्रॉब्लम इन डिलीवरी। बेबी की जो मतलब पास आउट होना होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब यूट्रस सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता तो बेबी का पास आउट होना थोड़ा क्या हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसकी भी नॉर्मल सीक्रेशन जरूरी है चाइल्ड बर्थ के दौरान, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अच्छा, इसके बाद है नर्सिंग वुमेन में क्या काम करता है? मतलब जो बच्चों को फीड कराती है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस जो कराते हैं, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई मिसाल के तौर पे ये डक्ट्स हैं, एल्वेलर सेल्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करा रहे हैं। फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस कराने का जो काम करते हैं वो करता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क को इन ग्लैंड से बाहर एजिकुलेट करने में, बाहर इजेक्शन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। नर्सिंग वुमेन में किस चीज में हेल्प करता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क। और मिल्क को कैसे इजेक्शन में हेल्प करता है? बाय कंट्रैक्शन ऑफ मेमोरी मसल्स, मेमोरी ग्लैंड, एंड डायलेशन ऑफ मिल्क डक्ट। ये देखो, एक तो जब मिल्क को बाद एजुकेट सीक्रेट करना होगा तो ये मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और साथ में ये जो डक्ट है मिल्क डक्ट, ये डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ताकि मिल्क कहाँ हो सके? मिल्क जो है वो बाहर निकल सके। तो मतलब चाइल्ड बर्थ के अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ में कैसे हेल्प करता है, तो बताओगे कि ऑक्सीटोसिन जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है वो किसके जरिए करता है? बाय कंट्रैक्शन ऑफ लेबर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस।
और अगर आप कहो कि नर्सिंग वुमेन में कैसे हेल्प करता है ये ऑक्सीटोसिन, बाय इजेक्शन ऑफ मिल्क। और अगर आपसे पूछा जाए इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता कैसे है, एक तो आपकी बुक जिस तरह बता रही है कि डायलेट करवा देता है किसको, मिल्क डक्ट जो होती है जहां से मिल्क रिलीज होना है, और साथ में एक और काम जो आपकी बुक में नहीं बताया हुआ वो इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कराएगा, ये जो एल्वेलाई है जहां से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है इनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा के इसको बाहर की तरफ इजेक्ट कराएगा। इसके अलावा भी ऑक्सीटोसिन के फंक्शन होते हैं लेकिन वो आपने नहीं पढ़ना, अभी फिलहाल जो आपकी बुक में आपने वही पढ़ना। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है ना। अब फिलहाल अभी हमने जो है वो इन्हीं को जो है वो डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड को जो है वो डिस्कस करेंगे।